तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स का अपना अगला सेशन चालू कर रहे हैं, दैट इज एल्कीन्स। अपन ने एल्केन्स का पूरा कंप्लीट किया। वी स्टडीड अबाउट एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, उनके जनरल फॉर्मूले, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ऑफ कोर्स वी फिनिश द केमिकल रिएक्शंस आल्सो। केमिकल रिएक्शंस में हमने पायरोलिसिस और क्या बोलते हैं कंबशन एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी पिछले सेशन। अब हम लोग जाते हैं ऑब्वियसली हमारे सेकंड पार्ट पे, दैट इज एल्कीन्स। अच्छा ये बताओ एल्कीन्स जो है बच्चों सैचुरेटेड में आएगा कि अनसैचुरेटेड में आएगा? ये तो इंट्रोडक्शन में देख लिया था। एल्कीन्स किस में आएगा? अनसैचुरेटेड में आएगा, ठीक है ना। तो इसका इंट्रो जो है वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एल्कीन्स क्या है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जनरली एलिफैटिक के होते हैं, ओपन चेन ही होते हैं ये, ठीक है। इसमें क्लोज चेन वेराइटी भी हो सकती है, ऑब्वियसली उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ओके, वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, ऑफ कोर्स वी हैव, यस। हम लोग ने पूरा का पूरा IUPAC का रूल्स किया हुआ है कि एल्कीन को किस तरह से लिखना है। अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो हम लोग उसको डाइन बोलते, 3 होते तो ट्राईइन बोलते। इस तरह से हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों ने रिवाइज किया होगा, राइट। अच्छा, एल्केन्स का दूसरा नाम क्या था? याद करो, एल्केन्स का दूसरा नाम था पैराफिन्स। ये हमने मार्क किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ में मार्क किया। एल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन्स। तो ठीक उसी तरह बच्चों एल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलिफिन्स। एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन्स। क्यों है नाम ओलिफिन्स? द वर्ड ओलिफिन्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑयल फॉर्मिंग। द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑयली और ऑयल फॉर्मिंग। टेक्निकली आप ओलिफिन्स बोल सकते हो, वो ऑयली सब्सटेंस या ऑयल फॉर्मिंग या हैज अफिनिटी टू फॉर्म ऑयल्स, ऐसा टेंडेंसी टू फॉर्म ऑयल्स, इस तरह से फंडा होता है। द वर्ड OLE, ओल मीन्स ऑयल, ठीक है। ओके, क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज जो फर्स्ट मेंबर है इथिलीन, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म द ऑयली सब्सटेंस, ठीक है। कौन सा ऑयली सब्सटेंस है? वो इथिलीन डाइक्लोराइड है बेसिकली, ठीक है। ओके, अगर जिसमें 2 या 3 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स रहेंगे तो अल्काडाइन, अल्काट्राइन बोलेंगे। ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ यहाँ पर आपके अगेन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके CT पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले दोनों एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बच्चों। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसका IUPAC नेम देखो क्या रहेगा? मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, है ना। मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसमें एक मिस्टेक कहाँ पर है? दे शुड हैव रिटन 2 मिथाइल ना, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, है ना, राइट। टेक्निकली दे शुड हैव रिटन 2 मिथाइल ब्यूटा, मतलब पोजीशन बतानी पड़ेगी ना आपको मिथाइल ग्रुप की टेक्निकली, ठीक है। और ये तो अंडरस्टूड है कि 2 पे आएगा, क्योंकि यहाँ से भी गिनते तो 2 ही आने वाला है दोनों साइड से, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है, समझ लो ना। तो मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये किसका नाम है? ये एक्चुअली है आइसोप्रीन। तो आप सोचोगे कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बॉस क्योंकि ये होता है कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रबर जो अपन बनाते हैं, ठीक है, जिससे टायर वगैरह बनते हैं ना। ये कहाँ से आता है? हैविया ब्रासिलियंसिस नाम का एक ट्री होता है रबर का, है ना। रबर का पेड़ होता है ना, अपने इधर साउथ में बहुत होता है, आपने सुना होगा, इंडिया में, है ना। इनफैक्ट MRF जो है वो मद्रास रबर फैक्ट्री, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता कि MRF एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मद्रास रबर फैक्ट्री, जो विराट कोहली के बैट पे स्टिकर है वो वाला, है ना। तो ये जो रबर है बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक पॉलीमर है। तो ये किससे बनता है? ये आइसोप्रीन से बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रखेंगे फ्रॉम एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। और क्लास 12 में एक चैप्टर आने वाला है आपका पॉलीमर्स, क्लास 12 में चैप्टर आता है पॉलीमर्स। तो वहाँ पर आप रबर को इन डेप्थ पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, उसका पूरा, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिटेल में पढ़ना है, तो उस वक्त ये काम आएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका बीटा फिलैंड्रीन, दैट इज ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस। व्हाट इज यूकेलिप्टस? नीलगिरी का तेल। अपन सर्दी खांसी होती है ना कभी, तो वो छोटे से बॉटल में आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग तेल होता है, कई बार लोग कॉटन में लगा के नाक में लगाते हैं, आपने देखा होगा। दैट इज बेसिकली नीलगिरी का तेल, दैट इज ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस। इट कंटेन्स बीटा फिलैंड्रीन। आप देख सकते हैं बीटा फिलैंड्रीन में भी यहाँ पे एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कितने डबल बॉन्ड्स है बीटा फिलैंड्रीन में? 3 डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हो, राइट। चलो, सो एल्कीन्स के बारे में हमको बेसिक आइडिया आ गया। ओलिफिन्स बोलते हैं, उनके 2 अच्छे एग्जाम्पल हमने देख लिए कि भाई कहाँ पर हमारे यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लिमोनिन होता है लेमन्स में, नींबू में,
है ना, जिंजिब्रीन होता है अदरक में, जिंजर होता है ना, अदरक, उसके अंदर जिंजिब्रीन नाम का एल्कीन होता है। ऐसे बहुत सारे। ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए इतने 2 एग्जाम्पल मेजरली याद कर लो। ओके, अब आते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन पे। अभी इसके एक्चुअली हमने आइसोमेरिज्म के टाइप्स हमने बेसिक चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो स्पेसिफिकली अगर एल्कीन्स की बात करूं तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो दिखेगा, चेन आइसोमेरिज्म तो दिखेगा ही ऑफ कोर्स, बट साथ ही साथ आपके स्टीरियो आइसोमर्स में उसमें स्पेशल कैटेगरी कौन सी आती है, ज्योमेट्रिकल, जिसके लिए हमने 2 वैरायटीज कौन सी की थी, याद है, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल में हमने 2 वैरायटी कौन सी की थी, सिस एंड ट्रांस। अच्छा, तो द आइडिया इज स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल ऑफ कोर्स, एंड लेट्स रिवाइज दैट क्विकली। स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो एल्कीन्स विद एक एग्जांपल उन्होंने दिया है ना, C4H8, ये जो है ब्यूटीन है। अभी एल्कीन्स का होमोलॉगस सीरीज भी आप लोग को लिखने आता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, है ना, पूरा। एक कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं तो नहीं हो सकता ना, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए आपको डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो लॉजिकल बात है, राइट बच्चों। तो स्ट्रक्चरल में अगर आप चेन देखोगे, ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दिया, सेम वे यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो ब्यूट 1 और ब्यूट 2, इसमें क्या डिफरेंस हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन, वर्ड समझो, डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आया। तो क्या हुआ, ये आपस में पोजीशन आइसोमर हो गए। और यहाँ पर देखो 3 कार्बन की चेन हुई, तो यहाँ पर चेन में डिफरेंस आ गया, तो ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। तो स्ट्रक्चरल में 2 मेन कौन से थे, चेन और पोजीशन। एल्केन्स में भी सेम थे और यहाँ पर भी सेम है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हमने वो स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला पार्ट तो किया था। जिन बच्चों को आइसोमेरिज्म में अगर कोई डिफिकल्टी लग रही है, तो आपका जो पूरा डिटेल्ड मैंने आइसोमेरिज्म का लेक्चर एक बनाया हुआ है ना, वो एक बार रिवीजन के लिए जाके प्लीज़ देखना, मैंने ऐप पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर आलस कर रहे हो और सिर्फ मतलब कि टाइम पास है कि नहीं देखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अगर नहीं याद आ रहा है, मार्किंग पूरी दी हुई है, PDF पूरा दिया हुआ है लाइन बाय लाइन विद एग्जांपल्स, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर बना के भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रिवीजन करो, फिर से बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, क्योंकि बेसिक्स का रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में लटक जाओगे। और आपको ये खुद से एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा, वो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें बार बार आने वाली है, और आपके सामने देखो अगले चैप्टर में आ गई हाइड्रोकार्बन, और आगे ऑर्गेनिक में हर टॉपिक में आने वाली, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो कि जो बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि स्ट्रक्चरल, चेन, पोजीशन, ज्योमेट्रिक क्या होता है, उसको आगे जाके बहुत डिफिकल्टी आने वाली। हर चैप्टर में फिर से वो ब्लैंक ही रहेगा, भले वो क्लेम करे कि हाँ सर मैंने पढ़ा था, मुझे आता है, बट 6 महीने बाद मैं आपको नए बड़े बड़े चैप्टर सिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक के, और आपको नहीं आएगा। ये आई होप ये आप लोग रियलाइज कर रहे हो, ठीक है। चलो ना, मेन जो है हमारा, मेन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, किसमें, आपके एल्कीन्स में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने क्या क्या बातें की थी। सबसे पहली बात तो ये था कि भाई ज्योमेट्रिकल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, किस कैटेगरी के अंडर आता है ये, इट इज अ सब टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, बरोबर है ना। किस कैटेगरी के अंडर लिखा था इसको अपन ने बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर लिखा था, बरोबर है ना, ठीक है। आप बोलोगे ओके, तो यहां पर होता क्या है ज्योमेट्रिकल में, देयर इज डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट द डबली बॉन्डेड कार्बन। मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के आइदर साइड पे, ध्यान से सुनना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके आइदर साइड पे जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, यानी कि इन स्पेस जो अरेंजमेंट है एटम्स या ग्रुप्स का, वो अलग है। देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड और अबाउट द डबली बॉन्डेड कार्बन। ना तो ये अगर आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है इस तरह से, और इसके आसपास ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अगर समझो ए बी बी ऐसा है, ठीक है, ए बी बी ऐसा लगाया हुआ है, तो आप इसके देखोगे तो ये दोनों ए एक साइड आ गए, दोनों बी एक साइड आ गए, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया, ठीक है। ए एक बाजू आ गए, बी एक बाजू आ गए, तो क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग। और यहीं पर अगर आप ऐसा बना देते, तो ए और ए ऑपोजिट साइड, बी और बी ऑपोजिट साइड,
देख रहे हो आप लोग, ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट, दैट्स द क्वेश्चन, ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन। तो आप डबल बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड है ना कार्बन का, उसको एज अ प्लेन कंसीडर करोगे और उसके दोनों बाजू चेक करोगे। वापस रिवाइज हुआ, समझ में आया, राइट? आप डबल बॉन्ड को एज अ प्लेन बनाओगे, एज अ प्लेन कंसीडर करोगे, उसके ऊपर और नीचे ऐसे चेक करोगे। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड आ गए तो ट्रांस। इज दैट क्लियर? चलो, सो इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां पर अगर जैसा यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है, अब प्लीज टेक्स्ट बुक में नोटिस करना, पहले ध्यान से नोटिस करना। ये रहा आपका प्लेन, सी डबल बॉन्ड सी ऐसा बनाया उन्होंने, देख पा रहे हो, मैंने ऐसे बनाया था, यहां पे उन्होंने ऐसे बनाया, देख लो। तो अब बताओ एक्स और एक्स सेम साइड, ये कैसा हुआ, सिस या ट्रांस? ये हुआ सिस। समझ पा रहे सब बच्चे, है ना? और ये देखो एक्स और एक्स ऑपोजिट साइड आ गया, वाई और वाई भी देख सकते थे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया। समझ पा रहे सारे बच्चे, है ना? ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। आप अच्छा कैसे याद रखेंगे, अगर आपको अगर याद नहीं रह रहा तो आपको याद करने की मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ट्रांस, कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यहां से वहां जा रहे हो, है ना? आप ट्रांसफर हो जाता है किसी का, भाई यहां से वहां चला गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांस वर्ड से क्या समझ में आया आपको, दूर है ना? सही बात है, तो इतना तो दिमाग में रह जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं है, राइट? ट्रांस मतलब दूर, मतलब ऑपोजिट साइड, अब तो याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो ओके, तो जो ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड है वो सिस आइसोमर होगा। ये आप डेफिनेशन मार्क करके रखेंगे और यहाँ पे बाजू में लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है? और दूसरा कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर। ये भी डेफिनेशन, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर डेफिनेशन बोलेंगे। ओके ठीक है, अब इससे होगा क्या? अब सवाल ये आता है बच्चे का हमेशा कि सर इससे होगा क्या, क्योंकि देखो यार दोनों केस में, जैसे एग्जांपल इन्होंने ब्यूट-टू-इन का लिया, तो दोनों केस में उसका IUPAC नेम तो सेम है, ये भी ब्यूट-टू-इन है देखो, और ये भी ब्यूट-टू-इन है, तो फर्क क्या पड़ा, एक सिस है एक ट्रांस है। तो डिफरेंस ये है बॉस कि दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें मतलब ज्यादा फर्क नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा, खास करके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि सो दीज आइसोमर्स विल डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा उनका डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है आपको, सिस फॉर्म, ब्यूट-टू-इन का सिस फॉर्म जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 277 केल्विन है, और ट्रांस टू ब्यूटीन का 274 है। किसका लोअर है, ट्रांस का लोअर है, ट्रांस का लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर एक चीज आप नोट करके रखेंगे, यहां पर आप एक चीज नोट करके रखेंगे कि यूजुअली ट्रांस फॉर्म इज कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल। क्यों? मोर स्टेबल, देयरफॉर ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर मेजर प्रोडक्ट बनता है, ज्यादा स्टेबल है इसलिए क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। मतलब जहां पे आपको चॉइस होगी कि भाई आपको एक एल्कीन बनाना है और सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, तो कौन सा वाला ज्यादा मेजर बनेगा, ट्रांस वाला ज्यादा मेजर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। अब सवाल ये कि सर स्टेबल क्यों है, तो थोड़ा दिमाग लगा लो। ये CH3 और ये CH3 कैसे, ये बल्की ग्रुप है, कैसे, ये बड़े बड़े ग्रुप है ना, बल्की है। देखो हाइड्रोजन छोटू है, हाइड्रोजन एक एटम है, और CH3 कैसा है, थोड़ा सा बल्की है। तो जितना बल्की ग्रुप एक दूसरे से दूर रहेगा ना, जितना बल्की ग्रुप एक दूसरे से दूर रहेगा उतनी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर बल्की ग्रुप को पास पास में रख दिया तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपल्शन होगा, और फिर स्टेबिलिटी को ये एक धक्का मुक्की करेंगे ना, बल्की ग्रुप को नजदीक रखा तो इसलिए जो ब्यूट-टू-इन है ना, ट्रांस जो है, ट्रांसफॉर्म जो है ब्यूट-टू-इन का, वो ज्यादा आपका स्टेबल माना जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बल्की ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, समझो कि सर अगर सिस ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। भाई रिएक्टिविटी और बॉइलिंग पॉइंट ये तो दो अलग चीज है। रिएक्टिविटी बनने से और स्टेबिलिटी बनने से केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तो बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, राइट? अच्छा, ओके, नाउ ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल पढ़ाते वक्त कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, ये नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में एग्जिस्ट करेगी। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, है ना, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल, अगर टर्मिनल एल्कीन हुआ तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, अगर टर्मिनल एल्कीन होता, फॉर एग्जांपल समझो ये ब्यूट 1इन होता, ठीक है ना, क्या होता? ब्यूट 1इन, इस तरह से। तो दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है ना, मैं इसको इधर रख दूं या ऊपर रख दूं, नीचे रख दूं, एक ही बात है ना। तो टर्मिनल एल्कीन होगा तो फिर तो फायदा नहीं होने वाला, फिर तो सिस्टर्स बनेगा ही नहीं। सिस्टर्स कभी कंसीडर करने का अपने को नॉन टर्मिनल एल्कीन में कंसीडर करने का, पहली बात, ठीक है। सो वो नो टर्मिनल एल्कीन मतलब नॉन टर्मिनल ना, ठीक है, वैसा नॉन टर्मिनल एल्कीन एक्चुअली कैन एग्जिस्ट। अब वो ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना, नो टर्मिनल एल्कीन्स कैन एग्जिस्ट, मतलब कि कोई भी टर्मिनल एल्कीन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ गया क्या लिखा है उसने? इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। जो नॉन टर्मिनल है मतलब जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो एंड पे नहीं है, बीच में है, उसमें आपको सिस ट्रांस दिखेगा, जिसमें एंड पे है वो उसमें नहीं दिखेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके। दूसरी बात, भाई अगर 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया तो भी तो नहीं होगा ना, अगर 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया तो भी तो नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया फिर मिथाइल मतलब कि एंड वाले कार्बन पे सेम ग्रुप आ गया। तो टेक्निकली इतना ही बोलना था उनको कि भाई अगर एंड फर्स्ट या लास्ट कार्बन है, एंड यानी टर्मिनल कार्बन है, उस पे सेम ग्रुप आ गया, या तो 2 हाइड्रोजन थे या दोनों को आपने आर ग्रुप से, सेम आर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो भी सिस ट्रांस दिखना बंद हो जाएगा। थोड़ी कॉमन सेंस है, सही बात है ना। और अगर नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड यानी कि जैसे देखो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH R, R1 R2 C डबल बॉन्ड R1 R2, ऐसे कोई भी रहेंगे जहां पर डबल बॉन्ड बीच में है, नॉन टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली ये दिखाएंगे क्या? आपके सिस और ट्रांस आइसोमर, विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलो डन। तो ये हुआ फंडा किसका? हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रिवीजन का। ये रिवीजन के लिए था बेसिकली। इसका डिटेल्ड वर्जन जो है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमने कवर किया हुआ है। डाउट होगा कोई या कुछ ऐसे रिवाइज करना है तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। चलो, देन यू हैव प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, राइट। नाउ वी गो टू एमओपीज। अभी एमओपीज में सबसे पहला कौन सा रहेगा? ऑफ कोर्स एल्कीन्स को बनाने के लिए दैट इज इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटाडाइन। इथीन उसके होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है बच्चों, दूसरा मेंबर है प्रोपीन। ब्यूटाडाइन एक्चुअली जैसे अभी रबर के लिए किया ना हमने, वो मिथाइल ब्यूटाडाइन यूज करे थे, तो वो भी नेचर में पाया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया नेचर में पाया जाता है मिथाइल ब्यूटाडाइन। तो वैसे हम लोग ब्यूटाडाइन भी यूज करते हैं। नाउ पेट्रोलियम से भी बनता है। एल्कीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इथीन हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी देखा था। पायरोलिसिस एंड क्रैकिंग अगर एल्केन्स का आप करते हो तो आपको इथीन मिलता है। ये हमने किया था, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 238 पे आपको मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, देख लो कि आपके पास C2H4 ये रहा, देखो इथीन एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। किस में? हेक्सेन की क्रैकिंग करने पे, हेक्सेन की क्रैकिंग करने पे आपको इथीन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो अगर मुझे इंडस्ट्रियल लेवल पे इथीन ऑब्टेन करना है तो ऐसे भी ऑब्टेन किया जा सकता है कि आप एल्केन्स की क्रैकिंग कर रहे हो, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो आपको बाय प्रोडक्ट्स में इथीन मिल सकता है क्वाइट इजीली। तो ये तो वो फड्डा कि भाई इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह बनता है, दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कि किस तरह से हम लोग लैब में ये रिएक्शंस करते हैं, और ये सारे रिएक्शन ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला सेट ऑफ रिएक्शन जो है, पहला सेट ऑफ रिएक्शन वो कौन सा है? दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, also called 1,2 elimination. We also call it alpha beta elimination. We also call it, yeah, all in most books you will find it written only as beta elimination. सिर्फ beta elimination भी लिखा रहेगा, right? Now again, in the basics chapter I have taught you all, मैंने आप लोगों को सिखाया है
कि बेसिक जो मैकेनिज्म्स होते हैं वेरियस, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, ये सारे जो बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, उनके बारे में हमने बात की है, बट थोड़ा और इन डिटेल यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ। जरा फंडे को समझो, वो क्या बोलता है। एलिमिनेशन, नाम से ही पता चलेगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ आपके रिएजेंट में से आप रिमूव कर रहे हो कि ऐड कर रहे हो। ऐड करते तो एडिशन बोलते हैं, ऐड करते हैं तो एडिशन बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, और रिमूव करने के लिए आप ऑब्वियसली इसको क्या बोल रहे हो, एलिमिनेशन। दैट इज पहली बात। दूसरी बात, एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल हो रहा है। कहां से हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन, मतलब कार्बन नंबर 1 से भी कुछ निकाल रहे हो, कार्बन नंबर 2 से भी कुछ निकाल रहे हो। समझ में आ रही बात, कार्बन नंबर 1 से भी कुछ निकालोगे, कार्बन नंबर 2 से भी निकालोगे। तो यहां पर इस तरह का जब आप एलिमिनेशन करो 1 2, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों से कुछ निकाल रहे हो, तो इसको आप बोलते हो 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलते हो, 1-2 एलिमिनेशन, है ना बच्चों, 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, और ऑब्वियसली कार्बन नंबर 1 वो होगा जो जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जनरली वही होगा ना, कार्बन नंबर 1 तो वही होगा ना जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, वहीं से काउंटिंग चालू करोगे आप ज्यादा करके। तो 2 जो है वो क्या रहेगा, उसका पड़ोसी, है ना, 2 जो है उसका वो पड़ोसी रहेगा, है ना, वैसा हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए 1-2, इसको बहुत सारे केसेस में बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, जैसा मैंने बताया, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा वो अल्फा कार्बन और उसका बाजू वाला बीटा कार्बन, इसलिए कॉमन नॉमेनक्लेचर में उसको आप बीटा भी बोल दोगे, अल्फा बीटा भी बोल दोगे। जिसको आप IUPAC में 1-2 बोलोगे, उसको कॉमन में क्या बोल दोगे, अल्फा बीटा बोल दोगे। इसलिए ये समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे बाजू में बीटा क्यों लिखा है ना। चलो अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है, ये क्यों कैरी आउट हो रहा है और कैसे कैरी आउट हो रहा है, ये समझते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंसिंग है वो शायद कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो जरा मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, देखो MOPs ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, MOPs ऑफ एल्कीन्स। उसमें जो मैकेनिज्म नंबर 1 रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो फॉर एवरीबॉडी विद मी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, ये भी बोल दिया, बोलेंगे ठीक है, चलो मान लिया। इस तरह से। अच्छा, अब इसमें ध्यान से सुनना, ये एलिमिनेशन, ये तो मैकेनिज्म हो गया ना। ये एलिमिनेशन क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कि किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, ये मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिएक्शन का नाम है क्या, नहीं, ये कैटेगरी है, ये मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें 3 कैटेगरीज है, ध्यान से देखना, इसमें 3 कैटेगरीज है, A, B और C, ओके। पहला है एल्काइल हलाइड टू एल्कीन। क्या है, एल्काइल हलाइड से क्या बनाने का है, एल्कीन बनाने का है, समझो। हाँ, मैं आपको इसमें लिख के भी देता हूँ, क्या बोलते हैं, जनरल रिएक्शन के साथ लिख के दूंगा। दूसरा है आपका अल्कोहल से एल्कीन बनाने का है, और तीसरा है विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाने का है, ठीक है। फिर से समझो, 3 तरीके, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर 3 अलग अलग रिएजेंट है जिससे आप एल्कीन बना सकते हो। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर ही 3 अलग अलग कैटेगरी, 3 अलग अलग, आप कैटेगरीज नहीं, मतलब 3 अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ रिएजेंट्स हैं जिसको यूज करके आप क्या बनाओगे, एल्कीन्स बनाओगे। कौन से 3 हैं, देख लो बच्चों। आप बोलोगे सर एल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है और विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, सिंप्लीफाई हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है, कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर एलिमिनेशन से होगा। अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, कैसे होगा, ऑब्वियसली एलिमिनेशन से ही होगा। मैकेनिज्म सेम होंगे ना तीनों में, राइट। और विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाना है, यहां पर भी क्या होगा, एलिमिनेशन से होगा। अग्रीड, यहां तक तो सिंपल और क्लियर, ठीक है, तीनों केस में मैकेनिज्म से। अब थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई तीनों में एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, बट तीनों में क्या एलिमिनेट हो रहा है,
तीनों में से क्या निकालना है, ये सवाल है। क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या बोला कि भाई तीनों में एलिमिनेशन हो रहा है, बरोबर है, पर किस चीज का एलिमिनेशन हो रहा है, कौन से ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है, कौन से एटम्स का एलिमिनेशन हो रहा है, वो तीनों कैटेगरीज में अलग होगा, है ना। तो जैसे कि एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन भी निकालेंगे, हैलोजन भी निकालेंगे। एल्काइल हैलाइड में से क्या निकालेंगे अपन, हाइड्रोजन और हैलोजन। तो एल्काइल हैलाइड कैसा दिखता है, आप बोलेंगे सर RX। एल्काइल हैलाइड कैसा दिखता है, RX। तो इसमें से अपन क्या निकालने वाले हैं, अपन HX निकालने वाले हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन यानी HX। क्या ये बात भेजे में चली गई, अब सिंपल लग रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या निकाला मैंने, HX यानी हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल दिया। आप बोलोगे ठीक है, RX में से हाइड्रोजन हैलोजन निकालोगे ना सर तो एल्कीन बनेगा, ऐसा फंडा है। बोलोगे ठीक है, डन। अल्कोहल कैसा था बच्चों, तो आप बोलोगे सर ROH, ये तो हमको पता ही है, ये सारा आपने सीखा ही है। तो आप क्या निकालेंगे, H निकालेंगे और OH निकालेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे बेसिकली ये तो वाटर निकाल दिया सर आपने, बरोबर है, वाटर निकाल दिया। और विसिनल डाइहैलाइड कैसा दिखता था, अगर ये ओरिजिनल इथीन है तो अगर डबल बॉन्ड को हटा के मैं यहाँ पर X और X ऐसे लगा दूं तो क्या मैं बोल सकता था कि मैंने 2 X निकाल दिए, दोनों X निकाल दिए, तब जाके क्या बनेगा एल्कीन। और वो दोनों X को निकालने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल। क्यों, मेटल क्या करेगा, हैलोजन के साथ कंबाइन होके निकल जाएगा, है ना, NaX KX ऐसा कुछ निकल जाएगा, राइट, इस तरह से। तो आपने नोटिस करा होगा कि मैंने स्पेसिफिक चीजें निकाली तीनों में से। एल्काइल हैलाइड में से क्या निकाला, HX, अल्कोहल में से क्या निकाला, वाटर, और विसिनल डाइहैलाइड में से क्या निकाला, दोनों हैलोजन निकाल दी, ये दोनों हैलोजन निकाल दिए। तब मेरा क्या बन गया, तब मेरा बन गया करस्पॉन्डिंग एल्कीन, है ना। एवरीबडी वुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस कि ठीक है, एल्काइल हैलाइड में से HX निकाला तो एल्कीन बना, अल्कोहल में से वाटर निकाला तो एल्कीन बना, और विसिनल डाइहैलाइड में से दोनों हैलोजन हटा दिए तो एल्कीन बन गया। अब आते हैं लास्ट चीज पे कि भाई इसके मैकेनिज्म जो हम लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन, स्पेसिफिकली इनको अगर मुझे नाम देना हो तो मैं कैसे दूंगा। देखो पहले वाले में मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन भी हटाया था और हैलोजन भी हटाया था, सो कैन आई कॉल इट डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, बोलो हाँ कि ना। कैसे, हाइड्रोजिनेशन क्या था, हाइड्रोजन ऐड करना, हैलोजिनेशन क्या था, हैलोजन ऐड करना, किया था हमने एल्केन्स में, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन, बस अब निकाल रहे हो ना तो डी, आगे डी वर्ड लगा दिया। जैसे हाइड्रेट करना मतलब पानी ऐड करना, तुम डिहाइड्रेट हो गए, क्या हुआ, वाटर लॉस। तो बताओ अल्कोहल में क्या हुआ, वाटर लॉस हो रहा है ना, तो क्या लिखूंगा आप बताओ बच्चों, खुद दिमाग लगा के बताओ क्या होने वाला है। अल्कोहल में से पानी निकाला ना, मतलब अल्कोहल का क्या किया, अब आप बताओ, डिहाइड्रेशन किया। क्या ये रट्टा मारने की जरूरत थी क्या, बहुत लॉजिकल है ना, राइट, किसी को भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल लॉजिक की तरफ से मैंने समझाया क्या कि बॉस एल्काइल हैलाइड में क्या किया आपने, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया, अल्कोहल में आपने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया। और लास्ट वाला कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, चलो देखो क्या आएगा, आप बोलोगे सर डिहैलोजिनेशन, क्यों, क्योंकि आप विसिनल डाइहैलाइड में से क्या कर रहे हो, सिर्फ दोनों हैलोजन निकाल रहे हो, तो क्या किया हमने, डिहैलोजिनेशन किया। क्या ये बात सबके दिमाग में बैठ गई, बोलो हाँ कि नहीं, एकदम सिंपल है। यस बच्चों, अच्छा एक बात आप मुझे जस्टिफाई करके बताना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, इफ आई से दैट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहैलोजिनेशन, ये तीनों एक्चुअली कम अंडर द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन के ही टाइप्स है, तो क्या आप बात को मानोगे, क्या बोलोगे ये बात सही है, यस, कैन आई से दैट, ऑफ कोर्स। अब एक पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी सबको कि अच्छा एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम एलिमिनेशन है, जिसमें हम लोग 1 और 2 नंबर के कार्बन से कुछ निकालते हैं, ये मैकेनिज्म हमको क्लियर है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसलिए उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। अब सवाल है क्या निकाल रहे हैं, तो भाई 3 एग्जांपल ले लिए, 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, विसिनल डाइहैलाइड। अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलोजन निकाला, तो इसीलिए स्पेसिफिक टाइप क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन, विसिनल डाइहैलाइड में से डिहैलोजिनेशन। क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं, राइट। अब ये 3 कैटेगरी समझ गई, तो अब एग्जांपल्स बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे,
ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ में एक एक को स्टडी करते हैं। तो ए था हमारा अल्काइल हैलाइड टू एल्कीन। तो आई होप जो मेरा नोट्स यहाँ पे लिखने का फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं पहला। तो यहां पर अब मुझे लिखना है इथाइल क्लोराइड। ध्यान से सुनना, मुझे क्या लिखना है, इथाइल क्लोराइड लिखना। अब इथाइल क्लोराइड को मैं ऐसे लिखना चाहिए, आइडियली ऐसा मुझे लिखना चाहिए, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इथाइल ग्रुप क्लोरीन ग्रुप, सिंपल इथाइल क्लोराइड। इससे आसान तो हो नहीं सकता। पर जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको ऐसे लिख के बताऊंगा, CH3CH2Cl ऐसा लिखते हैं ना अपन इथाइल को, है ना। तो अपन कैसा लिखेंगे ध्यान से देखना, CH2Cl। क्या ये अभी भी इथाइल क्लोराइड ही लिखा है मैंने, है ना, ऑफ कोर्स, पर मैंने अलग तरीके से लिखा। क्यों? ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है भाई। तो यहाँ पर ये HCl निकलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? देखो, और HCl आप निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दोगे तो बन गया ना हमारा प्रोडक्ट। एकदम इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना बच्चों। अब सवाल ये है कि अब सवाल ये आता है हर बच्चे के दिमाग में। आप बोलोगे सर आपने बोला कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, हमने मान लिया, ये एक टाइप का एलिमिनेशन है, ये भी हमने मान लिया, पर इसके लिए रिएक्टेंट रिएजेंट क्या यूज करने वाले ये तो बताओ, है ना। मैकेनिज्म क्या होने वाला ये तो बताया, उसके लिए रिएजेंट क्या यूज करोगे ये तो बताया ही नहीं आपने, है ना। तो अब रिएजेंट की बात करते हैं, है ना। चलो तो रिएजेंट हमारा है KOH बट इन अल्कोहलिक मीडियम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। KOH इन अल्कोहलिक मीडियम, ध्यान से सुनो। अगर आप अल्कोहलिक लिखना भूल गए तो 0, बाकी सब कुछ आपने एब्सोल्युटली सही लिखा, अल्कोहलिक लिखना भूल गए 0। क्यों? क्योंकि सेम अल्काइल हैलाइड सेम KOH, अगर आपने मीडियम बदल दिया, अल्कोहलिक की जगह एक्वेस कर दिया या कुछ नहीं लिखा, तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तब आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते सर मैंने सब तो सही लिखा था, मुझे आधा मार्क तो दो, नहीं मिलेगा भाई। अगर यहां पर ये भी मिस हो गया आपका तो सीधा हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन बदल जाता है, पूरा का पूरा रिएक्शन बदल जाता है। समझ में आ रही बात? ओके। अच्छा अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं थोड़ा मैकेनिज्म में जा रहा हूं, ठीक है, इतना डिटेल में एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सिर्फ रिएक्ट मतलब A + B गिव C + D ऐसा रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट लिखना है तो बहुत ईजी है, तो 2 सेकेंड में आ जाएगा। कैसे? देखो, आप बोलोगे सर यहाँ से HCl निकला, KOH यहाँ पे है, HCl एसिड है, KOH क्या है, बेस है, सबको मालूम है। HCl क्या है, एसिड है, KOH क्या है, बेस है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर, है कि नहीं, KCl प्लस वाटर। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या निकाला आपने, यहाँ पे से H और Cl निकाला तो हुआ ना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और बच क्या गया फिर, तो बचा CH2 और बीच में क्या लगाना पड़ा, डबल बॉन्ड। सिंपल, बीच में क्या लगाना पड़ा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ा, ऑफ कोर्स, क्योंकि बीच में से हमने HCl निकाल दिया था, डबल बॉन्ड लगाया, बन गया नहीं थी, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टेंशन नहीं है, वो इजी पार्ट है। अच्छा ये मैकेनिज्म का नाम ऐसा क्यों रखा वो समझो जरा। तो भाई ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। तो उसका पड़ोसी कौन है, बीटा। तो अल्फा वाले से कुछ निकाला तो बीटा वाले से भी कुछ लेना पड़ेगा। अल्फा वाले से क्या लोगे, फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा वाले से क्या लोगे, हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोला मैंने। या अगर IUPAC बोलता, मैं इसको 1 बोलता, इसको 2 बोलता, बोलो हाँ कि ना, 1 क्लोरो, है ना, ऐसा बोलता ना IUPAC के हिसाब। तो इसीलिए ये 1-2 एलिमिनेशन। अभी एकदम से क्लैरिटी आ गई लाइफ में कि अल्फा बीटा क्यों बोला सर ने, या 1-2 क्यों बोला है ना, एकदम इजी। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे।
थोड़े से 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग टाइप के, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, ध्यान से देखना। अब समझो मेरे पास ये है क्या, मेरे पास है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या था इसका, CH3CH3। अगर ये ग्रुप नहीं पता है तो तुम लोग गधे हो एकदम, कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। ये CH3CH3 ओरिजिनल, ये क्या है पूरा, ये CH3 है ना, राइट, CH3CH3 क्या है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये क्या था, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था, और ओनली फॉर प्रोपाइल आइसो एंड सेक इज द सेम। ये तो मैंने टेबल में भी लिख के दिया, आप सबने रिवीजन के टाइम पे वापस लिखा होगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है, हाँ, इसका अगर आपको एलिमिनेशन करना है, चलो इसका एलिमिनेशन करते हैं। बाय द वे, ऑन द एरो इन मोस्ट केसेस यू हैव टू आल्सो सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। सो यू हैव टू हीट इट विद अल्कोहलिक केवच, ऐसा बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में होता है, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक टेम्परेचर एज सच टू हीट इट। अच्छा क्या करेंगे बताओ, चलो अब बोलेंगे सर यहाँ से HBr निकालो, है ना, ऑफ कोर्स यहाँ से क्या करेंगे, HBr निकालेंगे। अच्छा HBr निकाला, क्या फिर से एक बार कंफर्म कर लो, क्या यहाँ पर भी वही फंडा था कि ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे भी बीटा है, बीटा तो दो बाजू है, अल्फा के तो दो पड़ोसी है, अल्फा के दो पड़ोसी है, लेकिन दोनों के पास CH3 था ना, मैं इधर से निकालता या इधर से निकालता हाइड्रोजन एक ही बात थी, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालता, जिनको नहीं समझा, अगर मैं एक यहां से हाइड्रोजन निकालता तो यहाँ CH2 होता, वहां निकालता वहां CH2 होता, तो भी मेरा एंड प्रोडक्ट तो प्रोप 1 इन ही बनने वाला था, एंड प्रोडक्ट तो मेरा प्रोप 1 इन ही बनने वाला है, उसकी कोई चिंता नहीं है ना। तो KBr प्लस H2O ये तो बन गया, और मेरा एंड प्रोडक्ट मतलब जो मेरा मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। ये क्या है चेक करो, इसका नाम क्या है आपका, ऑब्वियसली प्रोपीन है, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। अब तीसरा वाला देखना, तीसरे वाले को 5 स्टार ऐसा करना, क्योंकि तीसरा वाला एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझा तो आप बहुत गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में। ये 5 स्टार एग्जाम्पल है ना, मैं आप लोगों को बता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसको बोलता हूँ ना कि 5 स्टार करना, है ना, 1 स्टार से उसका काम नहीं चलेगा, 5 स्टार है, ठीक है। चलो देखो फंडा क्या है, देखो फंडा क्या है, बहुत मस्त चीज है। आपके पास है समझो CH3 CH2 CH I CH2H, कौन सा है ये, अब बोलोगे सर 4 कार्बन की चेन है, सेकंड नंबर पे आयोडीन है, 2 आयोडोब्यूटेन है, नाम तो सबको पता है IUPAC में कैसे लिखना है। अब इसको देखो, अब ध्यान से देखना, अब मैंने 2 साइड पे हाइड्रोजन अलग करके लिखे, क्यों लिखे ध्यान से देखना जरा स्ट्रक्चर को। अब सवाल ये है, सवाल ये ध्यान से सुना कि भाई ये वाला तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला तो अल्फा हो गया, यस बच्चों, आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो बन गया मेरा अल्फा। अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, जब एलिमिनेशन करना है तो मैंने रूल क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप अल्फा से जाएगा, हाइड्रोजन बीटा से जाएगा। अब सवाल ये कि मैं बीटा 1 से लूं कि बीटा 2 से लूं, समझ रहे हो बात को, मैंने ऐसे, और अच्छा ये फिक्स नहीं है, ऐसा नाम कुछ भी आप बीटा 1 बीटा 2 ऐसे दे सकते हो, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, मैं आपके रेफरेंस के लिए पूछ रहा हूं। अभी आपको आपके स्क्रीन पे 2 बीटा दिख रहे हैं, करेक्ट है बच्चों, और दोनों बीटा में फर्क क्या है ध्यान से देखना। बीटा 1 के पास टोटल कितने हाइड्रोजन थे, गिनो, CH2 और H कितने थे टोटल, 3 हाइड्रोजन थे, कितने थे, 3 हाइड्रोजन थे, और बीटा 1 के पास कितने हाइड्रोजन थे टोटल, 2 हाइड्रोजन थे, तो इक्वल नंबर तो नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि आपको चॉइस करनी है आपको कि भाई किसके पास से आपको हाइड्रोजन बोरो करना है या किसके पास से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, तो बीटा 1 से करोगे या बीटा 2 से करोगे, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, क्यों
किसको चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो यहां पर ये याद रखना, चलो ठीक है। अब यहां पर ये फंडा याद रखना जरा। अब देखो मैं इसको इस तरह से लिख के बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा अलग तरीके से, ताकि एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आए। एक सेकेंड ना, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कौन से वाले से एलिमिनेट करें। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता देता हूं, सिंपल, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जज करना। अगर सपोज मैंने बीटा 1 से निकाला, ध्यान से देखना आपकी स्क्रीन पे आपको बीटा 1 दिख रहा है बच्चों। सपोज मैंने बीटा 1 से निकाला, देखो तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी बीटा 1 से निकाला तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बरोबर है। बीटा 1 से मैंने हाइड्रोजन निकाला, मतलब ये वाला ऐसे निकाल दिया, तो लास्ट वाले का CH3 एज इट इज रहने दिया, करेक्ट है ना? ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, CH3 इसका एज इट इज रहने दिया हाइड्रोजन CH और डबल बॉन्ड CH2। तो पहले तो ये समझो कि दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं क्या, पहले ये देख लो, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स, दिस इज ब्यूट 2 एंड सर दिस इज ब्यूट 1। सही है, परफेक्ट, ब्यूट 2 है, ब्यूट 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है किसको मेजर बनाना। तो होगा ये कि पहली बात तो कि दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो पॉसिबिलिटी थी ना, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन ये मेजर किसको बनाना है, तो मेजर बनाने के लिए हमारे पास एक है खास रूल जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। क्या नाम है बच्चों? सेट-जेफ रूल। नाउ आइडियली आपकी महान महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक जो है महाराष्ट्र बोर्ड की, उन्होंने इसका नाम सेट-जेफ कर दिया, अपने मन से इसका नाम सेट-जेफ रख दिया। असल में इस बंदे का नाम था जेड-जेव, ठीक है, जेड-जेव नाम था उसका, रशियन गाय, जेड-जेव का सेट-जेफ हो गया। तो आपके लिए, इंडियंस के लिए सेट-जेफ, ठीक है, बट असल में नाम जेड-जेव है, ठीक है, बट आपकी बुक में सेट-जेफ दिया है, ठीक है ना। आई विल टेल यू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, बट देन देयर इज टिपिकल इंडियन प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। हाँ बच्चों, ठीक है, ठीक है, हाँ हमारे लिए इधर इंडियन प्रोनाउंसिएशन है ना, वो अलग होता है ना, ठीक है। चलो एनीवे, तो सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, जरा इसको समझते हैं। सेट-जेफ रूल बनाया ही गया था इसलिए ताकि हम ये जज कर सकें कि एलिमिनेशन के वक्त कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा, जब आपको ये कंफ्यूजन है कि दो पॉसिबिलिटीज है। और सेट-जेफ रूल बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज बोलता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्या बनाना है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसको आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है बच्चों। क्या बनाना है, सुनो फिर से, क्या बोला मैंने, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दैट यू हैव टू मेक एज द मेजर प्रोडक्ट। आपकी स्क्रीन पे, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 240 पे आपको दिख रहा होगा, इन डिहाइड्रोहैलोजेनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द एल्कीन दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स attached to doubly bonded carbon. In other words, it is more substituted. In other words, it means it is more substituted alkene. ये word आप यहाँ पे लिख के रखेंगे, that is more substituted alkene. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। more substituted alkene का मतलब क्या है?
जिसका हाइड्रोजन हटा के नया एल्काइल ग्रुप लगाया उसको मतलब सब्स्टिट्यूट किया ना मैंने हाइड्रोजन को। तो अब देखो वही है ना, वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ऐसा ही तो बोल रहा है वो कि भाई हाइड्रोजन हटा के आपने एल्काइल ग्रुप लगाया ना, उसी को आप ज्यादा प्रेफर करोगे। क्यों प्रेफर करोगे ये नहीं बताया उसने, क्यों प्रेफर करोगे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा फास्ट बनता है। समझ रहे हो, जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर मेक सेंस, ऑफ कोर्स इट मेक सेंस, राइट, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन में से मेजर बनेगा ब्यूट 2इन और माइनर बनेगा ब्यूट 1इन। क्यों, क्योंकि सेट्जेफ रूल ने क्या बोला था, द मेजर स्लैश प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द एल्कीन। अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, इज द एल्कीन दैट हैज मोर नंबर of alkyl groups attached to कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब दिमाग लगा लो जरा, देखो यहाँ पे ये रहा आपका कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, देखो 1 और 2 है कि नहीं बच्चों। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे एक बाजू इधर एक बाजू इधर 2 एल्काइल ग्रुप लगे, पर यहाँ पर देखो कार्बन टू कार्बन, सॉरी यहाँ देखो ये रहा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे कितने एल्काइल ग्रुप है, सिर्फ एक इथाइल। भले वो बड़ा है लेकिन कितने ग्रुप है, एक ही है ना। ग्रेटर नंबर बोला है ना, साइज तो बोला नहीं है। सही है, बोलो हाँ कि ना। मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, दैट इज द मेन फंडा हियर। आई होप एवरीबडी इज गॉट इन डिटेल क्या मैं कहना चाह रहा हूं। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये अच्छा, ये सारा इतना सारा मैंने बता दिया। आप बोलो सर आप आधे घंटे से सेट्जेफ रूल पे क्या पका रहे हो यार, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच दिया ना च्युइंगम की तरह। वो ऑब्वियसली मेरा काम है कि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊँ, बट पूरा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। ट्रिक आप क्या याद रखिएगा पता है, सिंपल ट्रिक, जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना वहाँ से निकालिए। ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आपके पास 2 चॉइस थी बच्चों, एक के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक के पास 3 हाइड्रोजन थे, बरोबर है। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए ये ट्रिक याद रखना। क्या बोला मैंने, ट्रिक क्या याद रखेंगे आप, जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना वहां से निकाल लेना, बस हो गया काम खत्म, आंसर आ गया। फिर पूरा उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, स्टेबल, अनस्टेबल सब देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सब फिर थियोरेटिकल हो जाएगा। करके देख लो चाहिए तो। आपको कहां से निकालने को बोला मैंने, देखो मैंने क्या बोला, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां हो वहां से निकालो। देखो इसके पास कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास कितने थे टोटल 3। मेजर वाला कहां से बना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से निकाला, आंसर अपने आप आ गया। ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी क्या, सिंपल। यस बच्चों, तो ये चीज का अभी जरा टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया, अब जरा इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला वाला कैटेगरी था हमारा एल्काइल हैलाइड्स का, डिहाइड्रो, मैं हर एक वर्ड आपको समझाया, अब देखो टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकालने का, बरोबर है। कहां से निकालेंगे, एडजेसेंट कार्बन से। कार्बन जिस पे एक्स लगा हुआ है यानी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, बताया मैंने। उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। देयरफॉर रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ये भी बताया, ठीक है। इसके लिए रिएजेंट क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH, उसका कैसा, अल्कोहलिक टाइप सॉल्यूशन। और क्या करना है, बॉइलिंग। क्या मैंने बताया, एरो पे क्या लिखना है, हीट, मीडियम क्या चाहिए, अल्कोहलिक, और रिएजेंट क्या चाहिए, KOH या NaOH, करेक्ट। यस, वाटर मॉलिक्यूल भी साइड बाय साइड निकलता है, बट दैट इज नॉट वेरी टेरिबली इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइन, ठीक है। ब्रोमो इथेन का एग्जांपल, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल हमने लिया था, बट हमने क्लोरो इथेन का एग्जांपल लिया। KOH ये लिया, अल्कोहलिक, इथीन, अल्कोहलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप मार्क करके रख लेंगे।
चलो फिर क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से बॉईल करना है अल्कोहलिक। अब यहां पर देखो ब्यूट 1 इन माइनर है 20% बना है, ब्यूट 2 इन मेजर है, कितना बना 80% बना। क्यों ब्यूट 2 इन बना भाई? क्योंकि ये डाई सब्सटीट्यूटेड है। क्या मैंने ये वर्ड यूज किया था? मोर सब्सटीट्यूटेड लिखा है ना मैंने, आप देख सकते हैं। मोर सब्सटीट्यूट, डाई डाई मतलब 2 बार सब्सटीट्यूशन करके बनाया, जबकि ब्यूट 1 इन जो है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटाया था, है कि नहीं? तो ब्यूट 2 इन जो है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट है, वो सेट्जेव रूल के अकॉर्डिंग है। सेट्जेव रूल तो मैंने मार्क भी कर दिया, बता भी दिया आपको। ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, कौन सा वाला? इजीली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में जाएगा, मतलब किसमें एलिमिनेशन आसानी से होगा? तो भाई टर्शरी वाले में एलिमिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स कैसा होने वाला है? ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा दिमाग लगा लो जरा अभी, जिसमें एक भी हाइड्रोजन ना हो वो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड होगा और वही सबसे स्टेबल होगा। क्या ये दिमाग में जा रहा है आपके? तो देखो R2C डबल बॉन्ड R2, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सब हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए? एल्काइल ग्रुप, इसलिए तो ये मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे स्टेबल। और उसी तरह से अगर आप देखते जाओगे कि भाई जिसके पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंट है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, है ना? और स्टेबिलिटी भी उसी तरीके से रहेगी, सेम वे यू विल हैव द स्टेबिलिटी। जो ऑर्डर में स्टेबिलिटी है वही ऑर्डर में ईज ऑफ फॉर्मेशन भी रहेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, जो ज्यादा स्टेबल है उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा ना। जो स्टेबल है वही तो बनेगा, जो अनस्टेबल है वो थोड़ी बनने वाला है मेजर, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर जो मैंने लिख कर दिया ब्यूट 1 और ब्यूट 2 इन, उसमें आप एक और चीज़ क्या लिखेंगे? मेजर और माइनर के बाजू में, मेजर के बाजू में लिखेंगे 80% और माइनर के बाजू में लिखेंगे 20%। आप में से किसी ने अगर एनसीईआरटी कभी देखी होगी, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, तो उसमें आपको 81 और 19 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? बट 80-20 रेशियो इज गुड इनफ फॉर यू। आई होप ये क्लियर हो गया सबको एकदम से अच्छी तरह से। ओके, अब हम लोग सेम टू सेम फंडा लगाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे। सेम टू सेम फंडा, बस यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल रहेगा। स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है हमारा, स्टार्टिंग मतलब सबस्ट्रेट क्या रहेगा? अल्कोहल रहेगा। हमारा एक नया रिएजेंट यूज होगा और कैटलिस्ट नया रहेगा। बाकी पूरे फंडे सेम रहेंगे, मैकेनिज्म सेम, सब कुछ सेम, है ना? चलो इस तरह से, तो अल्कोहल टू एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि क्यों इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब सीधा एग्जाम्पल लिखता हूं। अब एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, CH2H CH2OH, ये टेक्निकली क्या है? देखो CH3CH2OH, तो ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? इथेनॉल है। 2 कार्बन का अल्कोहल है ना, इथेनॉल है ये, सीधी बात है, दिख रहा है सबको। क्या निकलने वाला है यहां से? तो बोलेगे सर HOH निकल जाएगा, वाटर निकलेगा ना भाई। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? बेस्ट रिएजेंट फॉर डिहाइड्रेशन, ये याद रख लेना। सबसे बढ़िया रिएजेंट फॉर डिहाइड्रेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो और हाई टेम्परेचर पे भी होता है, व्हाट डिड आई से? सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड भी होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे भी होगा ना अगर, तो मजे ही आ जाएंगे। तो बहुत इजीली, बहुत फटाक से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ऊपर से आप हीट भी कर रहे हो, मजे ही आ गए। तो क्या होगा? फटाक से ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बचा? ये इथीन बन गया। हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन। बोलो हाँ कि ना? अभी सेम टू सेम रिएक्शन आप विद और एग्जांपल्स लिखो। चलो फटाफट। सेकंड एग्जांपल, CH3CH
OH CH3, ये क्या है मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल, IUPAC, प्रोपैन 2 ऑल। आई एम प्रीटी श्योर सबको वैसे IUPAC लिखने आता है। अब यहां पर देखो, आप बोलोगे सर OH तो यहीं से निकलेगा, क्या फंडे सेम है? अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। OH जिस पे लगा हुआ ये अल्फा है, इसके बाजू वाला ये बीटा है, इसके वाला बाजू वाला बीटा है, दोनों बीटा पे तीन तीन हाइड्रोजन है, सेम नंबर है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब सेम नंबर है तो कोई झगड़ा है क्या? नहीं, कहीं से भी निकाल लो ना, दोनों में से किसी एक से निकाल लो, क्या फर्क पड़ा? एरो पे क्या चाहिए? कॉन्क H2SO4 चाहिए, ठीक है। अभी हीटिंग के लिए मैं आपको टेम्परेचर वैसे अभी बता के रख रहा हूँ, बाद आगे 12th स्टैंडर्ड में आगे जो अल्कोहल फिनॉल का चैप्टर है उसमें आपको ये समझ में आएगा वैसे कि हाई टेम्परेचर मतलब एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। 443 या 453 केल्विन आपको कम से कम टेम्परेचर चाहिए, हायर डिग्री, है ना। 413 के नीचे रहेगा ना तो ईथर बन जाएगा, वो हम लोग अलग से उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, फिलहाल आप क्या करो, आप 453 केल्विन टेम्परेचर मेंशन करके रखो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी केल्विन तो सबको आता है, केल्विन स्केल। क्या बनेगा? तो आप बोलोगे CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। मैं कहीं से भी निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, थर्ड वाले को क्या करेंगे? स्टार मार्क, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगने वाला है अभी? सेटजेफ रूल, है ना। क्या बनेगा देखो, अब मैं वो पूरा सेपरेट करके नहीं लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट लिखा ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में वो किस तरह से पूछने वाला है। मैंने डायरेक्ट लिखा। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि OH के बाजू वाला जो कार्बन है, ये रहा मेरा OH, तो ये रहा अल्फा, तो यहाँ पे बीटा और बीटा, बट ये दोनों बीटा में फर्क है कि नहीं है? हाइड्रोजन का डिफरेंस है, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो आप क्या करेंगे? तो आप सेटजेफ रूल, हाँ सेटजेफ रूल अप्लाई करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट तो दे दिए, जो मेरा काम था कि भाई स्टेटमेंट बता दूं मैं, पर मैंने आपको साथ साथ एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, कहाँ से आप हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे बच्चों? हाँ, तो आप बताओ, आप लेफ्ट वाले से करोगे कि राइट वाले से करोगे? लेफ्ट वाले से करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3। देखो अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने देश की कोई भी गवर्नमेंट है, ऐसा मैं स्पेसिफिकली, ये तो तुम लोग का भरोसा नहीं ना, मोदी जी और राहुल गांधी और वो सब चालू कर दोगे। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपन हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि गरीब आदमी को लूट रही है ना, गरीब को लूट रही है ना गवर्नमेंट, गरीब और गरीब हो रहा है। बस ये समझो, तुमको वही करना है इसमें। क्या करना है सेटजेफ रूल में? गरीब को लूट लो, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसी को ले लो, उससे ले लो, 3 वाले को छोड़ दो, है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, आपके मम्मी डैडी हमेशा कंप्लेन करते हुए, क्या यार मिडिल क्लास लोगों से बहुत पैसा लेते हैं लोग, है कि नहीं? मिडिल क्लास लोगों से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, अंबानी से नहीं ले रही है यार, गलत बात है। बस यही है यहाँ पे भी, भाई तुम 2 हाइड्रोजन वाले से छीनोगे कि 3 हाइड्रोजन वाले से छीनोगे? दिमाग में चला गया, अब याद रहेगा सबको, भूलोगे नहीं। किसको लूटना है अपने को? गरीब को क्या अमीर को? गरीब को लूटना है भाई। यहाँ पे अपने को गवर्नमेंट बनना है, ठीक है। गरीब को लूट लो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन वाले से आप ले लो, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया बच्चों। तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो, क्योंकि भाई देखो, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको तो लूटना है ही, उसको तो छोड़ना है ही, फंक्शनल ग्रुप तो छोड़ना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं। अब दूसरा कौन लूटेगा इसके साथ में? इसका ये दोस्त जो गरीब है वो दोस्त लूटेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आ गया सिंपल कि भाई OH वाला भी हट गया और ये भी हट गया, तो क्या बन गया अपना ब्यूट-2-इन मेजर। अच्छा, इसका ये मतलब है क्या कि ब्यूट-1-इन नहीं बनेगा? ऐसा है क्या? नहीं, ब्यूट-1-इन बनेगा, पर वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हमें लिखना पड़ेगा? हाँ, ऑफकोर्स हमें लिखना तो पड़ेगा। यस, वी हैव टू राइट इट, बट वी हैव टू मेंशन that but2-in is major and but1-in is minor, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये H2O निकाल सकते हो, यहाँ पर भी H2O निकाल सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसको आप मेजर बताओगे और इसको आप माइनर बताओगे। और परसेंटेज तो आपको पता ही है, 80 और 20। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों?
Now just for fun, if I ask you, that suppose you had pentan 3-ol, you still have 2 बीटा कार्बन्स. अभी भी आपके पास 2 बीटा है ना, बट 2 बीटा है तो क्या दिख रहा है? करेक्ट. तो यहां पर दोनों बीटा जो हैं, जो उसके दोनों भाई हैं अल्फा के आजू बाजू पड़ोसी जो है, वो दोनों पड़ोसी एक जैसे हैं, गरीब और अमीर दोनों. क्यों? क्योंकि भाई दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कोई अमीर गरीब है ही नहीं. देखो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन. करेक्ट है. तो आप दोनों बाजू से लिखा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. तो आपका बताओ मुझे किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा यहां पे? अगर मैं यहां से OH निकालूं और यहां से H निकालूं तो भी pent2ene बनेगा. आप बोलोगे हाँ. यहां से OH और यहां से H निकालूं तो भी pent2ene बनेगा. चेक कर लो, दोनों साइड से आपका क्या बनने वाला है? एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है ना. क्या बनने वाला है आपका? pent2ene. सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. तो pent2ene ही बनेगा. इसको नोट कर लो. राइट. ठीक है. सो बच्चों, यहां पर हमने सेडजेफ रूल को अप्लाई भी करके देख लिया. हमने अल्काइल हैलाइड्स में भी अप्लाई किया, अल्कोहल्स में भी अप्लाई किया. तो इन जनरल हमें यह समझ में आ गया कि भाई जब भी आपके पास बीटा में ऑप्शन आ जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन में जब बीटा में क्या आ जाए, ऑप्शंस आ जाए, तब आप क्या अप्लाई करते हो? सेडजेफ रूल अप्लाई करते हो. जब ऑप्शन नहीं है, एक ही बीटा है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है. अल्फा बीटा में से निकाला, खत्म किया. अच्छा, इससे एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी. मैं आपको ये बार बार कहते रहता हूँ ना, हैलोजन डेरिवेटिव, एल्काइल हैलाइड पे पूरा एक चैप्टर है 12th का, हैलोजन डेरिवेटिव्स का. तो ये अभी समझोगे तो वहां काम आएगा, और वो आपके बोर्ड्स में भी आएगा, सीईटी में भी आएगा, है ना. सेम वे अल्कोहल्स पे पूरा एक चैप्टर है 12th में. अभी अगर डिहाइड्रेशन समझा होगा अच्छे से तो अल्कोहल्स वाले चैप्टर में काम आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, सीईटी में भी आएगा. तो अभी इन रिएक्शंस को अगर सीरियसली नहीं लोगे और अच्छे से नहीं समझोगे, एकदम बेस बना के, तो आगे आप ब्लैंक हो जाओगे. ठीक है. तो इसीलिए सेडजेफ रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये पूरा फंडा जो है, पूरा मैकेनिज्म जो है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है. ठीक है बच्चों, इसको लिख के प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. ठीक है. इसके भी वीडियोस वगैरह एडिट करके वंस दिस जैसे जैसे चैप्टर ये होते जाएगा तो सब आपको मिल जाएंगे प्रॉपर्ली. पीडीएफ भी ऑब्वियसली ऐप पे आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन पे आ जाएगा. बट सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, रेगुलरली पढ़ाई करेंगे. ठीक है. 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 आवर पर डे. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप पूरा दिन टाइम पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. 1 घंटा सिंसियरली निकालो, सिर्फ 1 आवर. फोन वोन साइड में रख दो, सब हटा दो, बस टेक्स्ट बुक लो. मैंने जो नोट्स लिखवाए वो पूरे, ये चाहिए तो ये पीडीएफ जो मैं दूंगा उसको लेके डाउनलोड करके प्रिंट मारने का, प्रिंट आउट मार के, और बैठ के पूरा एज इट इज लिख के प्रैक्टिस करना है एक बार अच्छे से. 1 घंटा रोज का करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ केमिस्ट्री में आपके 1 मार्क भी कोई काटेगा नहीं. और अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 12th में आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओगे. मैंने ऐसे बच्चे देखे कि 12वीं में है, एग्जाम आने वाला है 2 महीने में, और उनको पूछ लो ना कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो वो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हो कि ये कौन सा ग्रुप बना दिया आपने. ठीक है. तो ऐसा बच्चा नहीं बनना है आपको, है ना. ठीक है.